हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हाइगन प्रिंसिपल पर, और उसके बेसिस पर हमने रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को दोनों ही बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हमने एक्सप्लेन किए हैं। अब हाइगन का जो अगला बोलना था कि लाइट वेव नेचर रखता है, तो वेव नेचर के बेसिस पर ही हम एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमारा है इंटरफेरेंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, और इंटरफेरेंस क्या होता है, किस तरह से एक नई वेव आपकी जनरेट होती है, इंटेंसिटी कितना होगा, ये सारे डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत जो हम करेंगे, सबसे पहले वो हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। देन इसके बेसिस पर हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ध्यान से समझें और कॉपी में अपने सारे टॉपिक को अच्छे से नोट करते चले जाएं। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो डेफिनेशन से पहले हम कुछ समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो ये हमने कोई एक पॉइंट लिया P, जो इस समय आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है। अब इस पॉइंट पर किसी सोर्स से, ये सोर्स S1 है हमारे पास, और इस सोर्स से एक लाइट वेव चलकर पहुंचता है, जिसके अपने क्रस्ट और ट्रफ बने होंगे। वो वेव यहां चलती है और इस P पॉइंट तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे स्टील वाटर के ऊपर हमने किसी लकड़ी के टुकड़े को रखा, अब हमने दूर कहीं एक पत्थर मार दिया, तो वहां से एक लहर बनेगी, और वो लहर चलते हुए कहां आएगी, इस लकड़ी के टुकड़े के पास। तो जैसे वो लहर चल के आ रही है, ये लकड़ी का टुकड़ा भी उस लहर के अकॉर्डिंग अपने ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ वैसे ही कहानी हमारी यहां पर बनेगी। जो सोर्स से वेव चल के आई है, वो जैसे ही इस P पॉइंट पर पहुंचती है, जिस तरह से उसके पार्टिकल डिस्टरबेंस कर रहे हैं, वैसे ही वो वेव इस पार्टिकल को भी क्या करना चाहेगी, डिस्टर्ब कराना चाहेगी। एक दूसरा सोर्स लिया हमने S2, यहां से भी एक वेव चल के आया और वो भी यहां पर पहुंचता है। इसके जो पार्टिकल्स है वो अपने हिसाब से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से सोर्स S2 से भी एक वेव चल के आता है, जो पॉइंट P पर पहुंचता है, और ये अपने हिसाब से इस पॉइंट P को ऑसिलेट कराना चाहता है। तो इस पॉइंट P का होना क्या है, क्या वो इसके हिसाब से ऑसिलेट करेगा, क्या ये इसके हिसाब से ऑसिलेट करेगा, या इसके ऑसिलेशन कुछ नए बन जाएंगे यहां पर। तो इसका रिजल्ट है, जितने डिस्प्लेसमेंट आपकी सोर्स S1 वाली वेव कर रही है, मान लीजिए इसके डिस्प्लेसमेंट आपके पास y1 है, यहां पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, y2 है। तो y1 डिस्प्लेसमेंट वाली वेव पहुंचती है इधर, y2 वाली इधर से पहुंचती है, और जब दोनों एक साथ इस P पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो इस P पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव के जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है यहां पर y1 और y2, इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इन दोनों वेव के जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हैं, इन दोनों के आप क्या कर लो, यहां पर वेक्टर सम कर लें। तो वेक्टर सम करने पर जो रिजल्ट आपके सामने आएगा, दैट रिजल्ट इज ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल इतने ऑसिलेशन से ऑसिलेट करना यहां पर क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो एक से ज्यादा वेव किसी मीडियम के किसी लोकेशन पर जब एक साथ पहुंचती है, तो उस मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। कितने ऑसिलेशन से, उसके ऑसिलेशंस होंगे उन अलग अलग वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहलाएगा हमारा ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर। इफ ए पॉइंट इन अंडर द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन लाइट वेव, कम से कम एक से ज्यादा लाइट वेव यहां पर होना चाहिए। तो जैसे ही दो लाइट वेव यहां पहुंची, अब दो से ज्यादा, 2, 4, 10, 20 कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम दो तो होना ही चाहिए। तो जैसे ही दो वेव पहुंची, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट P के नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट
ऑफ ऑल दी वेव्स। सभी वेव के आप इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट लें, सभी को ऐड कर लें, उस वही डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल के हमारे होने वाले हैं। ये वेव यहाँ पर चलता है, x1 डिस्टेंस तय करता है, ये वेव यहां से चलता है और ये भी x2 डिस्टेंस तय करता है। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओके, यहां पर इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया दोनों वेव के लिए कैसी है, सेम है। और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 2π/t या 2πf, जहां पर f इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, t इसका टाइम पीरियड है। इस वेव के लिए एक वैल्यू हमें यूज करना है, दैट इज k। ये k हमारा होता है 2π/λ, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमको गिवन करता है। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोपिगेशन कांस्टेंट। ओके, तो हमारा ओमेगा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी अप्रोक्स क्या होना चाहिए, इसकी सेम होना चाहिए। तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, लगभग सेम एम्पलीट्यूड वाली दो वेव जब एक दूसरे को सुपरपोज करती है तो नेट इफेक्ट उस पॉइंट पर इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल आपको मिलने वाला है। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम मान लेते हैं कि साहब किसी पॉइंट पर दो वेव एक साथ पहुंच रही है, तो पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट हमने लिया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1। पहली वेव ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पहुंच गई। दूसरी वेव के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिया हमने y2 इज इक्वल टू a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस kx2। यहां पर ओमेगा टी प्लस kx1, ओमेगा टी प्लस kx2, ये दोनों ही फेज है। पहली फेज का वेव ये, पहली वेव का फेज ये है, दूसरी वेव का फेज ये है। ओके, और जो x आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। a1 a2 यहां पर हमारे एम्पलीट्यूड है, भाई y के डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना, वो a1 और a2 के थ्रू हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से दो वेव चलकर आ रही है मीडियम में, एक ही मीडियम के अंदर सेम स्पीड से, इनका v भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले दो वेव चलकर इस पॉइंट P पर पहुंच रही है, जिनके इक्वेशन हमारे पास यहां है। चलिए तो कराते हैं सुप्रीमपोज इनका। जब ये दो वेव सुप्रीमपोज होगी तो नेट रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो होगा y1 प्लस y2 के इक्वल। ये रहा नेट डिस्प्लेसमेंट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y1, ये रहा a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस y2 इक्वल टू दिस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। ओके, ये हमारी रिजल्टेंट वेव यहां से मिलती है। ओके, तो इससे हमें पता लगता है कि जब दो वेव मिलकर एक नई वेव यहां से बनेगी, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से मिलने वाला है। ओके, ओमेगा टी प्लस kx1, दिस इज द फेस ऑफ फर्स्ट वेव। ओमेगा टी प्लस kx2, दिस इज द फेस ऑफ सेकंड वेव। ठीक है, इन दोनों फेज में डिफरेंस कितना वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो डिफरेंस इन फेस एंड पाथ डिफरेंस दोनों ही यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हम चलते हैं फेज डिफरेंस पर। तो हमने किया φ2 को माइनस φ1 से इज इक्वल टू φ2 ओमेगा टी प्लस kx2 है, φ2 का वैल्यू ये रहा, माइनस φ1 ओमेगा टी प्लस kx1 जी मिलेगा। ये डिफरेंस इन फेस को शो करेगा, इसको हमने डेल फाई से रिप्रेजेंट करना है। डेल मतलब डिफरेंस इन फेस। इधर जाओ, ब्रैकेट ओपन कर लो, ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी, माइनस अंदर गया तो माइनस kx1, ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट, डेल फाई इज इक्वल टू k, यहां से कॉमन लिया हमने तो ये मिला हमें x2 माइनस
x1 डेल फाई इज इक्वल टू के, इस के की जगह आप रख सकते हैं 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा यहां पर वेव का वेव लेंथ होता है, और x2 माइनस x1 ये है डिफरेंस इन पाथ, डेल x हियर पाथ डिफरेंस, डेल फाई क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस, और डेल x क्या बता रहा है यहां पर, ये बता रहा है पाथ डिफरेंस, दो वेव के पाथ में कितना डिफरेंस है, और ये बता रहा है दो वेव के फेज में कितना डिफरेंस है। जैसे कि आपके पास ये पॉइंट P था, इस सोर्स S1 से कोई वेव चलकर ऐसे पहुंचा, एक सोर्स S2 हमने लिया, इससे कोई वेव चलकर कहां पहुंचा, पॉइंट P पर, इसने ट्रेवल किया x1 डिस्टेंस, इसने ट्रेवल किया x2 डिस्टेंस, ये इतना चलकर जाती है और ये वाली इतना चलकर जाती है, तो इसमें डिफरेंस कितना, जितना ये है उतना ये लो, लगभग ऐसा, तो अब ये वाली जो वैल्यू हमको मिल रही है ये मिलेगी पाथ का डिफरेंस से, मतलब ये जो वैल्यू है ये पाथ का क्या है, डिफरेंस, x2 माइनस x1 से हमने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इस पाथ के डिफरेंस से ही हम बहुत कुछ आगे की कहानी नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस डेल एक्स हम निकाल लेते हैं और फेज डिफरेंस भी हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसकी हमें आगे कहीं नीड लगती है। अब दो वेव जब सुपरइम्पोज होती है तो रिजल्ट में एक वेव मिलती है, रिजल्ट में एक वेव मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास जो होगा ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 इंटू कॉस फाइव अंडर रूट में। ये कहीं रिलेशन आपने एस्टेब्लिश किया होगा पिछली क्लासों के अंदर, दो वेव सुपरइम्पोज होकर नई वेव जब बनती है तो ये इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये शायद आपने क्लास 11 के अंदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर भी सॉल्व किया होगा। ओके, तो ऐसे ही कुछ कहानी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस पर। पहला फिनोमेना क्या था आपका, सुपरपोजिशन, दो वेव लाओ कहीं से मिलाओ और नई वेव बनाओ, तो दोनों वेव के मिलने का जो कंडीशन है उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक दूसरे में दोनों वेव सुपरपोज हो जाती है। अब सुपरपोज होने के बाद एक नई वेव बनेगी जिसकी इंटेंसिटी कुछ अलग होगी इन दोनों वेव की कंपैरिजन में, ओके, उसी फिनोमेना को बोला जाता है इंटरफेरेंस, दो वेव का मिलकर एक नई वेव को जनरेट करना। अब यहां पर ऐसी दो वेव की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो उस कंडीशन पर हम आते हैं, और उस कंडीशन को समझने के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी कोहेरेंट सोर्स पर, कोहेरेंट वेव पर। हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर कि एक सोर्स से जो वेव चल के आ रहा है उस वेव की फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव जो आ रही है दूसरे सोर्स से उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जितनी स्पीड से ये वेव भाग के आ रहा है उतनी स्पीड से ये वेव भाग के आना चाहिए, जो एंगुलर वेलोसिटी इसका होना है वही एंगुलर वेलोसिटी इस वेव का भी होना है, और ये सारी कंडीशन मैच करने के लिए मुझे ऐसी वेव चाहिए। अब ये वेव्स कहां से आती है, सोर्स से निकल कर आती है, तो मुझे ऐसे ही दो सोर्स बनाने पड़ेंगे जहां से मुझे ऐसी वेव मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, एम्पलीट्यूड अप्रोक्स इक्वल होगा, चल जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ये सब कुछ क्या चाहिए अपने को, सेम चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब दो सोर्स इस तरह की वेव जनरेट करे। अब दो सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम लगभग सेम एम्पलीट्यूड वाली दो वेव अगर बना देते हैं तो ऐसे ही सोर्सेस को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या है, टू लाइट सोर्सेस which emits light wave of same frequency, same wavelength and constant phase difference वाली वेव जनरेट कर दे, कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, तो ऐसे दो सोर्स, दो लाइट के सोर्स जो हमारे सेम वेवलेंथ वाला, सेम एम्पलीट्यूड वाला, सेम फ्रीक्वेंसी वाला और कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर आपकी ऐसी वेव आपको दे दे तो ऐसे दो सोर्स को हम बोला करेंगे क्या, कोहेरेंट सोर्स। अब बच्चों लाइट जो निकलती है किसी भी सोर्स से
वो आपने स्टडी किया होगा, उस सोर्स के अंदर जो एटम्स है उनके वाइब्रेशन से होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉनों के वाइब्रेशन की वजह से वो लाइट क्या होती है, बनती है। इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में घूमता है, घूमते घूमते कहीं से उसे एनर्जी मिलती है, हाई एनर्जी लेकर वो भाग जाता है हायर लेवल में। हायर लेवल में भागते भागते यहाँ पर उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, तो मजबूरन उसको लोअर लेवल में फिर से आना पड़ता है। तो जब वो हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा तो उसे अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब डिक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन वहां से इमिट कर देता है, जो भी उनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा उसके बेसिस पर। तो एक रेडिएशन वहां से क्या करता है, वो निकालता है। ये वही रेडिएशन है जिसे हम लाइट बोल रहे हैं। तो हर सोर्स के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दो सोर्स की हम बात कर रहे हैं, इस सोर्स के पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सोर्स के पास भी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की काउंटिंग संख्या अलग अलग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो जाए, ये सिमिलर हो जाए। अब इसमें हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन मिलकर जो वाइब्रेशन करेंगे और उस वाइब्रेशन से जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से निकलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड इस दूसरे वाले सोर्स से मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से जीरो होती है। मतलब जो लाइट यहां से निकल रही है पहले सोर्स से, वही लाइट दूसरे सोर्स से निकले और दोनों की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिल जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से कैसी है, जीरो है। तो हमने आपके लिए यहाँ एक नोट गिवन कर रखा, यह कहता है नो टू सोर्स कैन बी कोहेरेंट। दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, और अगर वो कोहेरेंट नहीं है तो दो कोहेरेंट वेव आप नहीं बना सकते, मतलब आप इंटरफेरेंस भी नहीं करा सकते। तो देखिए क्या करना है हमें, द सोर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लाइट निकली वो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज मिलियंस। एक एटम के अंदर मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन गिव लाइट अकॉर्डिंग टू देयर ओन वाइब्रेशन। ये खुद के वाइब्रेशन की वजह से क्या निकालते हैं, लाइट, और उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। द अदर सोर्स विल गिव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। दूसरे सोर्स के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, विच विल गिव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो अपने वाइब्रेशन के हिसाब से कोई नई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम। अब दोनों सेट जो हमारे पास है उनसे निकलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इज जीरो, वो होगी ही नहीं। देयरफॉर टू सोर्स कांट बी कोहेरेंट। और इसी वजह से दो सोर्स आपके कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो कोहेरेंट वेव नहीं मिलेगी। कोहेरेंट वेव अगर नहीं मिली, कोहेरेंट वेव मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ये सब कुछ क्या है, सेम, इन्हें हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव, कि कोहेरेंट सोर्स से निकल कर आई है। अब कोहेरेंट वेव आपके पास नहीं है तो आप कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस नहीं करा सकते। तो पहली फुर्सत में हमको क्या करना पड़ेगा, दो कोहेरेंट वेव को लाना पड़ेगा। और दो कोहेरेंट वेव को लाने का तरीका क्या है ये देखते हैं हम। तो दो कोहेरेंट सोर्स अगर चाहिए तो हमारे पास इन सोर्स को बनाने की दो मेथड अवेलेबल है। पहला मेथड हम करते हैं बाय स्प्लिटिंग। बाय स्प्लिटिंग हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं और उसको दो भागों में स्प्लिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मोमबत्ती लेके आए और काट लिया और दो नए सोर्स बन गए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस सोर्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, देखो ये हमने एक कैंडल लिया, लाइट का एक सोर्स है। अब इसके सामने हमने रख दिया, देखो इसकी जो इससे निकलेगी लाइट, इसके बनेंगे वेव फ्रंट्स। ये लाइट यहां से निकलकर आगे जाएगी, कुल मिलाकर चारों तरफ जाने वाली है। तो इसके सामने क्या कर दिया हमने, एक कार्डबोर्ड रख दिया, और इस कार्डबोर्ड को हमने दो अलग अलग जगह से बहुत छोटे छोटे होल कर लिए, एक यहां से कर लिया, एक यहां से कर लिया। बहुत बारीक बारीक से होल करते हैं। कार्डबोर्ड लिया, एक पतली सी सुई ली, उससे हल्का सा हमने एक छोटा सा टाइनी पोल यहां पर बना लिया। अब यहां से जब ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ेंगे, आपने पढ़ा है हाइगन्स वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल में हर लाइट सोर्स अपने वेव फ्रंट्स बनाता है। अब यहां जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगे या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहलाएंगे।
अब ये खुद भी अपने अपने क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट्स बनाएंगे। ये वेव फ्रंट्स यहां से ऐसे आगे बढ़ेंगे, इसके अपने वेव फ्रंट्स बनेंगे जो यहां से ऐसे बनने वाले हैं। इसने अपना वेव फ्रंट्स ऐसे बनाए, ठीक है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से एक वेव निकला, यहां से एक वेव निकला, यहां हम स्क्रीन पर बैठे हुए हैं अपनी आई को लेते हुए और यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन दोनों लाइट की कंडीशन क्या होगी? तो दोनों लाइट है किसका पार्ट? ये है आपके प्राइमरी सोर्स का, इसी से लाइट निकल कर आई। हमने पहले ही बोला एक सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी जो पर्टिकुलर निकालेगा वो उसके इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से। तो जो लाइट यहां से निकल रही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली ही है। अब जो दो सोर्स आपको यहां दिखे नए, ये S1 और ये दूसरा S2, ये दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं, लाइट निकाल रहे हैं। लेकिन ये लाइट जो निकल रही है इन दोनों सोर्स से, ये दोनों सोर्स है किसके पार्ट? प्राइमरी सोर्स के। तो जो स्पीड इसकी होगी वही यहां से निकलने वाली लाइट की होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर। अगर आप सेकेंडरी वेवलेट्स बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब कुछ वही होगी जो प्राइमरी सोर्स से लाइट निकली है उसके बराबर। तो S1 से निकली हुई लाइट की स्पीड, S2 से निकली हुई लाइट की स्पीड दोनों ही इसी के पार्ट है, इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका वेवलेंथ और इनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्स क्या मिलेगा अपने को? इक्वल मिलेगा। इस तरह से इन दोनों सोर्स से निकलने वाली जो दो वेव है आपकी, तो दोनों वेव कोहेरेंट वेव होगी। तो दोनों सोर्स भी क्या हो गए? कोहेरेंट सोर्सेस। तो हम दो कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। पहला मेथड बाय स्प्लिटिंग, हम किसी प्राइमरी सोर्स को लेकर इसे स्प्लिट करके यहां से ये वर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा हमारे पास है बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिस पर भी हम दो सोर्स बना सकते हैं। हमने कैंडल यहां रखा, एक मिरर हमने यहां लगा दिया और जगह कम पड़ गई थोड़ी हमारे पास, इसको यहां बनाते हैं। बाय रिफ्लेक्शन को ऊपर ले जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन यहां है। बाय रिफ्लेक्शन तो हमने कैंडल लिया, ये रहा। एक मिरर हमने यहां लगा दिया और एक मिरर हमने यहां लगा लिया। दो प्लेन मिरर रख लिए, सामने स्क्रीन है। एक लाइट यहां से चलकर जाती है, इस मिरर पर टकराती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां पहुंच जाती है। दूसरी लाइट यहां से चलकर आती है, यहां टकराती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो भी यहां पर पहुंच जाती है। तो बताओ, ये दो सोर्स बन गए आपके S1 S2। यहां से जो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ वही होगी जो आपके प्राइमरी सोर्स की है। और इस तरह से आप दो सोर्स, कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। इन दोनों से निकलने वाली वेव कहलाती है कोहेरेंट वेव। क्लियर? कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल, स्पीड इक्वल, एम्पलीट्यूड अप्रोक्स इक्वल। दीज आर कोहेरेंट वेव्स। चलिए, तो ये कहानी हो गई हमारी कोहेरेंट की। अब हमारे पास दो कोहेरेंट वेव आ चुकी है, तो इन्हीं दो कोहेरेंट वेव की हेल्प से हम करवाते हैं इंटरफेरेंस। तो आते हैं हम इंटरफेरेंस पर। क्या कहता है इंटरफेरेंस? तो इंटरफेरेंस कहता है व्हेन टू लाइट वेव आर सुपरइम्पोज, क्या होना है? एक दूसरे में सुपरपोज होना है, टू ईच अदर एंड फॉर्म्स ए न्यू वेव विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। नई वेव जो बनेगी वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट अदर पॉइंट्स, और दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है आपकी? जीरो हो जाती है, लो हो जाती है। इस तरह से नई वेव हमारी बनती है। कहीं इंटेंसिटी हाई है, कहीं इंटेंसिटी लो है। इस तरह से हमारी जो वेव नई बनी है, दैट फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। लाते हैं, ये हमने लिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव। ये एक्स डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है।
और वाई डायरेक्शन में ऐसे आपके पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे। अब लेकर आते हैं हम टू वेव्स। पहली ये रही वेव नंबर फर्स्ट, ये आती है। वेव नंबर सेकंड लाते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड अप्रोक्स इक्वल टू चलेगा। ये दो वेव यहां पर पहुंचती है ना। ये आपकी वेव नंबर फर्स्ट हो गई और दूसरी ये वाली आपकी वेव नंबर सेकंड हो जाती है। अब दो वेव सुपरपोज होती है। अगर पहली वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर y1 है, दूसरी का y2 है, तो इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका आप क्या कर लो, वेक्टर सम, वही आपकी रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ यहाँ पहुंच रहे हैं। जब क्रस्ट पे क्रस्ट पहुंचा है तो मान लो पहली वेव 10 से ऊपर 10 से नीचे लाना चाहती है, दूसरी वेव 11 से ऊपर 11 से नीचे लाना चाहती है। तो इन दोनों के आपस में सुपरपोज होने से यहाँ का जो पार्टिकल है वो 21 से एम्पलीट्यूड क्रस्ट बनाएगा और 21 के क्या बनाएगा, ट्रफ बनाएगा। 10 से पहला वेव, 11 से दूसरा वेव आया, तो नया जो रिजल्टेंट वेव बना उसके एम्पलीट्यूड, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 21 अपवर्ड, 21 डाउनवर्ड। अपवर्ड वाले को बोलते हैं क्रस्ट, डाउनवर्ड वाले को बोलते हैं ट्रफ। तो नई वेव जो बनी हमारी यहाँ पर, उसका नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल। दिस इज ए रिजल्टेंट वेव आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ बोथ वेव्स। दिस इज रिजल्टेंट वेव। डन, ओके। इस तरह से जो नई वेव मिली इसकी इंटेंसिटी हमको बड़ी हाई मिलती है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होती है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, आई प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर। अगर ये क्रस्ट प्लस में है तो ए प्लस द होल स्क्वायर, इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। अगर माइनस ए होगा इसका एम्पलीट्यूड तो भी यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है, प्लस ही मिलना है, उस केस में भी इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, आपको हाई मिलेगी। तो इस तरह से ये नई वेव जो हमें मिलती है इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। चलिए दूसरा टाइप पे आते हैं हम। दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, y x। अब दो वेव लेकर आते हैं। तो पहला ये पहुंचा, दूसरा लेकर आते हैं। अब पहले का क्रस्ट पहुंचा है, दूसरे वेव का पहुंच गया यहां पर ट्रफ, सेम फ्रीक्वेंसी और अप्रोक्स सेम एम्पलीट्यूड। अब एक का क्रस्ट एक का ट्रफ जब आमना सामने एक दूसरे पर सुपरपोज होते हैं, मान लो इसके ऑसिलेशन है +10 अपवर्ड, इसके ऑसिलेशन है -10 डाउनवर्ड, दोनों को जोड़ो, आप वेक्टर सम करो, नेट डिस्प्लेसमेंट इस वेव का क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद जो नया वेव, न्यू वेव हमको मिलता है, वो न्यू वेव कौन सा होगा, ये यहां से निकल गया, ये रहा। दिस इज आवर फाइनल रिजल्टेंट वेव। जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, 0। तो इंटेंसिटी भी कितनी, 0, एम्पलीट्यूड 0, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर होती है, तो इंटेंसिटी भी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो जाती है। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो तरह के हो गए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ओके। और ये सब कुछ हमको पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस के हेल्प से कैलकुलेट करना है।
तो हम जानते हैं इन्हें किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगी, कब हाई होना है, कब लो होना है, वो सारे डिस्कशन करेंगे हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के बेसिस पर। तो चलते हैं और निकालते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो लेट हमारे पास दो वेव है, नंबर वन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस के एक्स हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम ओमेगा टी ले रहे हैं। दूसरा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, थोड़ा सा इनमें फेस का डिफरेंस है, ओके। ये दो वेव हमने लिया, इन दोनों वेव को हम कराते हैं सुपरपोज। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये होगा। दोनों को वैल्यू यहां रख दो। सो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो ये दो वैल्यू हम ले लेते हैं यहां से, और कराते हैं इनका सुपरपोजिशन। सो y इज इक्वल टू, चलिए यहां से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 यहां बाहर रखा हमने, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये होगा साइन a मीन्स ओमेगा टी प्लस, सॉरी इसका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का साइन a कॉस बी प्लस कोस a साइन बी, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले को आपको इसी तरह से अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कोस a साइन बी। तो इस फॉर्मूले को हम यहां ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये साइन a हो गया, कोस b मतलब 5 प्लस कोस a मतलब ओमेगा टी, और लास्ट में साइन b, तो साइन 5 ये आ जाता है। सो y इज इक्वल टू a1 यहां रखा है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को अंदर भेजते हैं, तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस 5 प्लस a2 कोस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ब्रैकेट्स हमने ओपन कर लिए। ओके, अब कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम लेते हैं कॉमन साइन ओमेगा टी को। तो बचा कौन, y इज इक्वल टू, यहां पे a1 बचेगा, यहां पर a2 बचा है, और साथ में cos 5 है। सो a1 प्लस a2 cos 5 इंटू साइन ओमेगा टी, यहां से ये कॉमन आ रहा है, ओके। और यहां पर हम लेते हैं a2, इस साइन 5 को आगे लिख लेता है, प्लस a2 साइन 5 इंटू कॉस ओमेगा टी, ओके। ये कर लिया हमने, 5 एक तरफ कर लिया, ओमेगा टी एक तरफ कर लिया। ये है आपकी रिजल्टेंट वेव। इक्वेशन नंबर 3 बना लो, ये पहला, ये दूसरा। ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जो सुपरपोज होने के बाद बनने वाली है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, लेट हमने a1 प्लस a2 cos 5 को कंसीडर किया है, यहां से इसको ले लेते हैं हम a cos थीटा, और दूसरा को लेते हैं a2 साइन 5 इज इक्वल टू b
साइन थीटा, ओके, या इसको हम कंसिडर कर ले A1, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं A2, ओके, कैपिटल ले लेते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। A1 A2, ओके, ये आपके पास आती है इक्वेशन 4 और ये 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं। सो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, स्क्वायर करके ऐड करना है तो इन दोनों को स्क्वायर करो। A1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, RHS का यहां लिख लिया हमने, LHS का स्क्वायर करो तो A1 प्लस A2 cos फाई द होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर, तो A2 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहां से तो A1 A2, अच्छा यहां पर इसको हम इस एम्पलीट्यूड को इक्वल ही लेना पड़ेगा, यहां से डिफरेंट नहीं ले सकते वरना यहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो इसको A1 और इसको A2 के बजाय लेंगे हम, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए हम यहाँ पर R कंसिडर कर लेते हैं। ये R जो यहाँ पर है वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है जो कि एक ही मिलेगा, तो हमने इसको सिंगल R कंसिडर कर लिया। तो यहाँ भी R का स्क्वायर, यहाँ भी R का स्क्वायर, R स्क्वायर कॉमन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचा, वो हो गया 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर आते हैं A1 प्लस A2 cos फाई द होल स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A1 है, B आपका A2 cos फाई है, ये तो इस टर्म की बात हुई। फिर ये बचा है नीचे प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हमें मिलता है। अब यहां से आप देखेंगे कि A2 cos स्क्वायर फाई, A2 साइन स्क्वायर फाई यहां भी है, तो A2 स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस में बचे हैं, आंसर आ गया 1। तो बचा क्या आपके पास, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या मिलेगा हमें, ये मिला है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर रिजल्टेंट वेव। दो वेव जब सुपरपोज होती है तो उस वेव का ये क्या मिला आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके। A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। चलिए यहां से हम इंटेंसिटी की बात करें तो रिजल्टेंट जो अपने पास मिला है R, वो हमें मिला है यहां पर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, या R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई, जहां पर फाई आपका फेज डिफरेंस है। सो हियर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है I डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू एम्पलीट्यूड द होल स्क्वायर। यहां पर हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड R लिया है, तो इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं, कांस्टेंट K हम लगा लेते हैं और R स्क्वायर की वैल्यू ये रही, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। यहां से हमको ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस लाइट की मिलते हैं और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारी रिजल्टेंट वेव का मिल जाता है, ओके। अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते हैं, दोनों में किस तरह से
पाथ डिफरेंस हमको मिलने वाले हैं। चलिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप चाहते हैं तो हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, और इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हमने पढ़ा है A1, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, उसमें हमारी इंटेंसिटी I इज इक्वल टू K इंटू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ये मिला है। अगर इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम चाहिए तो A1 A2 का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस फेज डिफरेंस की हेल्प से आप मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कैसे हमको ये मिल सकता है? सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस वो निकालते हैं। ठीक है, अब हमको cos फाई की वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम। और cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आती है बच्चों? 1 आती है। तो cos फाई 1 कहाँ मिलेगा अपने को? तो जो फेज डिफरेंस हमको मिलना चाहिए फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होगी, cos 0 की वैल्यू इक्वल टू 1। दूसरा 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, ऐसे जाओ आप एंड सो ऑन। सो पाई इंटू 2n, इवन मल्टीपल मिलेगा पाई का हमें। तो जो जो पाई का इवन मल्टीपल है वो सब मिलकर कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे? आपको गिवन करेंगे यहां पर। तो इस तरह से क्या करा सकते हो आप? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा सकते हो जब पाथ डिफरेंस दोनों वेव का इतना हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो पाथ डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, इसके लिए हम पाथ डिफरेंस का डिस्कशन यहां शायद पीछे छूट गया है हमारा। पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों वेव के लिए, हम कर लिए क्या? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, हाँ, ये पाथ डिफरेंस हमारे पास आ चुका है और फाई भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हम कर चुके हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो याद रहे फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस है। तो अगर आप पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डेल एक्स इक्वल टू, ये उधर भेज दो, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल फाई। यहां से आपको पाथ डिफरेंस भी मिल जाएगा। चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहां पर। तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन क्या मिलेगा? 2 पाई। हाँ, यहां पर जो n है, हियर n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आप रखते जाओ, आपको 2, 4, 6 मिलते जाएंगे। तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस डेल एक्स कौन कौन से होंगे जहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है? नंबर 1, यहां पर हम रख सकते हैं फाई की वैल्यू सबसे शुरुआत वाली 0, 0 रखेंगे तो ये सब कुछ 0 कर देगा। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां पर आप 2 पाई रखो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा अगर मिल जाए वेवलेंथ लाइट का तो पाथ डिफरेंस लेमडा अगर मिले आपको तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां रखो 4 पाई, 2 से काट दो, 2 पाई बचा तो 2 लेमडा बचा। फिर अगला 6 रखो, 3 लेमडा मिलेगा, 8 रखो, 4 लेमडा मिलेगा, एंड सो ऑन चले जाओ आप। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिलते जा रहे हैं। तो यहां रखा हमने n लेमडा, जहां पर n कौन है? n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलेगा। ठीक है, तो लेमडा से n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ले लो आप, सब जगह पाथ डिफरेंस अगर इतना आया तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको।
हम क्या करते हैं, इसमें 2 से इंटू करके डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखो 2n इंटू लेमडा बाई 2, तो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल आ जाए, ये 2n क्या देगा हमको, इवन नंबर, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference should be even multiple of lambda by 2। जब जब आप लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल निकालोगे, पाथ डिफरेंस जो भी मिलेगा आपको, वो आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गिवन करेगा। ओके, इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होगा, दोनों निकाल लेते हैं। चलो यहां तो डिस्ट्रक्टिव आ गया है, यहां चलते हैं। सो इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, बट cos फाइव कितना लिया आपने, मैक्सिमम 1 यहां रखते हैं। सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव इक्वल टू 1, और ये लगा दिया हमने यहाँ फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो r इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें a1 प्लस a2। ओके, इंटेंसिटी का क्या, तो इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक कांस्टेंट लगाते हैं हटा के इसको, k या r स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू k इंटू a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू cos फाइव, बट cos फाइव फिर से 1 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए हमें। तो I इज इक्वल टू k को अंदर भेज दो, k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर प्लस 2 k इंटू a1 a2 cos फाइव इक्वल टू 1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये हो गया I1 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं I1, ये I1 इंटेंसिटी हो गई फर्स्ट वेव की, ये दूसरी वेव का इंटेंसिटी प्लस 2। अब यहां पर हम लिख सकते हैं k a1 मतलब I1 और k a2 मतलब I2। इस पूरे रिलेशन को हम क्या करते हैं, इसका रूट किया, स्क्वायर किया, प्लस इसका भी रूट किया, स्क्वायर किया। ठीक है, फॉर्मूले को सिंपलेस्ट बनाने के लिए, प्लस 2 इंटू रूट प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2, I1 इंटू I2। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। रूट करके स्क्वायर कर लिया, रूट करके स्क्वायर कर लिया, तो जरा देखो इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा कुछ। स्क्वायर किया कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर किया कैंसिल हो गया। सो a1 इंटू a2, कहाँ उलझे हैं हम, कहाँ उलझे हैं हम इसको, अच्छा यहां पर ये I1 ये a1 a2 का स्क्वायर नहीं है, तो यहां तो रूट लगेगा, ऑलरेडी ये रूट में ही है। इंटेंसिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनेट है, विदाउट स्क्वायर थोड़ी ना है।
तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये दोनों पहले से रूट में है। अब हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो फाइनली रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें मिला रूट a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b द होल स्क्वायर। ये है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इफ अगर दोनों वेव I1 इक्वल I2 इंटेंसिटी वाली हो तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, उस केस में इंटेंसिटी कितना, तो I रिजल्टेंट इक्वल टू I प्लस I 2I द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बोथ वेव। दो वेव जो सेम इंटेंसिटी वाली आती है, सुपरपोज होता है, रिजल्टेंट वेव बनती है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर दोनों यहां से सेम इंटेंसिटी वाली आई उस केस में। बाकी केस के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएं और आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से रिलेशन। ओके, चलिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो फाई की वैल्यू आपको +1 रखनी है, सॉरी फाई की वैल्यू आपको ऐसी लानी है जिससे कोस फाई इक्वल टू 1 आ जाए। तो ये सारे के सारे आपके 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे ही कुछ फेज रखना पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कोस फाई की वैल्यू है ये हम लाएंगे -1, मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी I इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो cos की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -1, और ये किस केस में मिलेगी, तो इसके लिए आपको जो फेज डिफरेंस की नीड लगेगी वो फेज डिफरेंस, देखो 0 पर तो 1 होता है, मतलब नहीं है, वो 0 नहीं ले सकते आप। फेज डिफरेंस डेल फाई वो लेना पड़ेगा। cos फाई -1 चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा पाई पर, आपको जाना पड़ेगा 3 पाई पर, 4 पर जा नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा 5 पाई पर। ऐसे ही करते करते एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है 1, 3, 5, 7, 9, ये होगा हमारा ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो फेज डिफरेंस चाहिए हमें ओड मल्टीपल ऑफ पाई। इससे पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई इंटू डेल फाई, ये है। सो डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई अपनी जगह पर है। अच्छा, इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं हम कौन कौन से पाथ डिफरेंस मिलने वाले हैं। 1 रखता हूं, 1 पाई जहां रखते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स होता है। तो लेमडा ऊपर का है, 2 पाई डिवाइड में, बाकी सब करेक्ट है। ओके, चलो, तो यहां पर अगर हम ये तो n इक्वल टू, तो यहां पर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 नहीं लेना, 0 में माइनस आ जाएगा। ओके, चलिए, तो पहले हम डेल फाई की जगह पाई रखते हैं, पाई से पाई कैंसिल, लेमडा बाय 2 मिलता है। अगला चलते हैं, यहां से हम 3 पाई रखते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, लेमडा बाय 3 मिल जाना है। ओके, 3 पाई रखा, पाई से पाई कैंसिल, तो 3/2, सॉरी यहां पर हम लोग को 3 पाई रखेंगे ना, तो 3 पाई में से पाई तो गया, 3 बचा, 3/2 रह गया यहाँ पर, 3/2 लेमडा। अगला रखोगे आप क्या, 5 पाई, तो 5/2 लेमडा मिलेगा। ऐसा ही कुछ रिलेशन अपने को आगे मिलने वाला, सब में हाफ लेमडा मिल रहा है आपको, 1, 3, 5, 1, 3, 5, लेमडा/2, लेमडा/2, लेमडा/2 सब में मिल रहा है। इसको अरेंज कर लेते हैं। सो पहला 1 लेमडा/2, अगला 3 लेमडा/2, अगला 5
लेमडा बाय 2, अगला 7 लेमडा बाय 2। इस तरह से ये हमें ओड मल्टीपल 2n-1 इंटू लेमडा बाय 2 मिल रहा है। तो अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस चाहिए लेमडा बाय 2 का ओड मल्टीपल, और फेज डिफरेंस चाहिए आपको पाई का ओड मल्टीपल। अगर दोनों मिलेंगे इस केस में आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? ओके, आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब करवाएंगे तो इनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फेज ओड मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए, और साथ ही डेल एक्स ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ लेमडा बाय 2 होगा तो उस केस में आपको सब कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। सो फॉर रिजल्टेंट intensity and amplitude of destructive interference, destructive interference. So amplitude is equal to रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाइव। आर इज इक्वल टू, अब यहां पर कॉस फाइव आपको कितना लेना है, -1। -1 यहां रखते हैं तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये रिजल्ट में मिलेगा अपने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो r इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर, साथ में रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ओके, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a हो जाए तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड 0 हो जाएंगे, नई वेव एम्पलीट्यूड में 0 मिलेगी आपको। फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को हटाया कांस्टेंट लगाया आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू के इंटू a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, और cos फाइव की जो वैल्यू है वो -1 लेने हैं, तो ये आ गया -2a1 a2। क्लियर? के को अंदर भेजा जाए, के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर माइनस 2 के a1 a2, ये आ गया। सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 माइनस 2 के a1 के a2, ये बिना स्क्वायर में है तो यहां हो जाएगा रूट I1 I2। लगा लो फॉर्मूला, ये इसको रूट करके स्क्वायर कर लो, इसको भी रूट करके स्क्वायर कर लो, रूट I1 द होल स्क्वायर प्लस रूट I2 द होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 एंड I2। भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे हम पिछले स्टेप पर। सो I इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो a माइनस b द होल स्क्वायर। और अगर इंटेंसिटी हम दोनों की इक्वल कर लें, इफ हमने मान लिया I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी कितना मिला, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। तो किसी जगह पर इंटेंसिटी 0 भी मिलेगी आपको, ओके, और किसी जगह पर इंटेंसिटी हाई भी मिलेगी। इसके लिए आपको फाई की वैल्यू हमेशा कितने रखनी है, ओड मल्टीपल, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन 2n-1 इंटू पाई।
तो आपको फेज डिफरेंस हमेशा पाई का ओड मल्टीपल लगेगा। ओके, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल हमें लगेगा, तब जाके आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, और ग्राफ और इसका फाइनल कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो बनाते हैं हम इसके लिए ग्राफ। ये लीजिए, इस तरह से हमने एक ग्राफ यहां बनाना है, ये हमने ले लिया और यहां से हम इसका ऑसिलेशन ले लेते हैं। ये रहा, इधर ये है हमारा सेंटर पॉइंट 0, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, और इधर वाई का। यहां चलते हैं हम 0 से 2 पाई, फिर चलते हैं 4 पाई, फिर चलते हैं इधर 0 4 नहीं, इसको हम लेते हैं, हमको दोनों शो करना पड़ेंगे। 0 से पाई लिया, 2 पाई लिया, 3 पाई लिया, फिर 4 पाई लिया, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये 5 पाई ले लिया हमने। ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ से आए हम, ये माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, और ये -5 पाई। ठीक है, दोनों तरफ हमने फेस की वैल्यू ले ली है। ये इधर आपका फेस है, इधर आपका माइनस में फेस इधर बनने वाला है। अब देखो 0, अब अगर हम वेव की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो जरा ध्यान से देखना है इसका। cos phi +1 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और cos phi = -1 पर डिस्ट्रक्टिव। +1 cos 0 में मिलेगा, तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे मिलेगी। ये रही मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, फिर -1 पाई पे जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगी, फिर 2 पाई पे जाएंगे तो फिर से मैक्सिमम, मतलब 2 4 और ऐसे 6 आता, तो इन सब पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इधर आ जाओ, इधर हम माइनस में देखेंगे तो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी, 2 4 6 की cos -θ = cos θ। ओके, तो वैसे ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही मिलनी है। अब देखिए, तो 0 पर हाई इंटेंसिटी, 2 4 6 जितने भी इवन मल्टीपल जो है वो सबके सब मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगे, और जो ओड मल्टीपल है इन पर इंटेंसिटी 0, 1 पर 0, 3 पर 0, 5 पर 0, इधर -1 पर 0, -3 पर और -5 पर भी इंटेंसिटी 0। बनाते हैं ग्राफ। तो यहां से इसका ग्राफ बना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर यहाँ है 0 इंटेंसिटी, फिर यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर 0 इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और वापस 0 इंटेंसिटी। ओके, इस तरह से जहां जहां आपको इवन मल्टीपल के फेज दिख रहे हैं वहां पर सब जगह पर क्या है, आई मैक्सिमम है, और जहां जहां ये क्रस्ट छोटे छोटे हैं यहाँ पर आपका आई मिनिमम है। ओके, इस तरह से ये इंटेंसिटी का आप ग्राफ बना सकते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट देखें हम, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो क्या क्या रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना है फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, तो डेल फाई हमारा इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का, 0 मिल जाए, 2 पाई मिल जाए, 4 पाई मिल जाए, एंड सो ऑन 2n पाई हमें मिलना चाहिए। पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, पाथ डिफरेंस डेल एक्स। डेल एक्स में हमने देखा है क्या क्या होना चाहिए, तो 0 रखेंगे तो पहला 0 मिल जाएगा, 2 पाई रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेमडा मिल जाएगा, 4 पाई रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 लेमडा मिल जाएगा, फिर 3 लेमडा मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ये n लेमडा है।
अब इसमें 2 से इंटू करके डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस should be even multiple of λ/2, even multiple of λ/2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हो तो पाथ डिफरेंस को λ/2 का इवन मल्टीपल रखना पड़ेगा। नंबर 2, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए नंबर 1 फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल फाई इक्वल टू, सारे के सारे ओड मल्टीपल लेना है, 1, 3, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन 2n - 1 पाई। तो पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हमको जरूरत पड़ेगा 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन 2n - 1 इंटू λ/2। ये है आपका फाइनल कंक्लूजन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस तो पाई का ओड मल्टीपल चाहिए, और पाथ डिफरेंस के लिए आपको λ/2 का ओड मल्टीपल टेकन करना पड़ेगा। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। दैट इज आवर फाइनल कंक्लूजन। और लास्ट बात, जो इंटरफेरेंस है हमारा, नोट करने वाली बातें भी है, ध्यान रखना, इसका पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के क्वेश्चंस में। इंटरफेरेंस फिनोमेनन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे करता है? तो देखो, एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। एंड एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। और जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। कुल मिलाकर एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूट, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव पे एनर्जी लो, कंस्ट्रक्टिव पर हाई, डिस्ट्रक्टिव पर लो, कंस्ट्रक्टिव पर हाई। इस तरह से एनर्जी केवल और केवल क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो जाती। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं एंड। आपने इतना समय हमें दिया, इतने लंबे समय तक आप हमारे साथ कंटिन्यू कनेक्टेड रहे, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए एक्सपेरिमेंटल लेक्चर के साथ। ओके बच्चों, गुड लक।